अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको वॉइस क्लियर है। चले ठीक है जी, 3-4 गोइयां हो गई हैं जी। अपना सवाल खोलें जी। आपने अगर आपने करने की कोशिश की है या करने की जरूरत की है, अगर आप सो रहे हैं तो अपना जिसे साथ साथ रख के दोबारा सो जाए। इफ यू आर ऑन द टेबल तो फिर सवाल का अच्छा, सवाल हम स्टार्ट कहां से करेंगे जी? वो मिस्टर रे जी रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है, टैक्स ईयर है और कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी है। अल्टीमेट सवाल हम डिक्लेयर्ड प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जब टैक्स ऑफिसर हमारी असेसमेंट करता है ना, तो वो भी हमारे डिक्लेयर्ड प्रॉफिट से स्टार्ट करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये समझे। अब इस क्वेश्चन को आप ये लें कि ये एग्जैक्टली ये है कि एक बंदे ने अपनी इनकम इस तरह डिक्लेयर कर दी जो कल हमने क्वेश्चन किया है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। यानी कि पहले उसने हमें बताया कि 964300। मैं थोड़ी सी आपको असेसमेंट का तरीका कार समझाना चाह रहा हूँ, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ यहाँ थोड़ा सा समझना जरूरी है कि उस बंदे ने कहा जी मेरी इनकम 964300 और उसने रिटर्न फाइल कर दी। डिविडेंड उसने नॉर्मल इनकम में डाल दिया, बैंक प्रॉफिट से नॉर्मल इनकम में डाल दिया, जो उसने एक्सपेंडिचर डाल के उसने अपना रिटर्न फाइल कर दी। अब समझ लें कि आगे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ड्यूरिंग जब आपकी रिटर्न चेक होना शुरू हुई, आप अज्यूम कर ले फॉर टाइम बीइंग, तो वो टैक्स ऑफिसर ने वो वाली उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली। अब उसने चूंकि उसको गलतियां नजर आई, अब उसने आपकी इनकम को असेस करना स्टार्ट कर दिया। So the declared income will be the 964300. Next. अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? दो हिस्से होंगे जी आपके पेज चैप्टर के। एक आप जाहिर है एक आएगा आपका इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर, एक आएगा आपका एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स। अब जब आप सवाल करेंगे तो आप जब पेपर में सवाल करेंगे तो आप दो पेज, एक लेफ्ट साइड पे कर लिख लें इनएडमिसिबल, राइट साइड पे लिख लें एडमिसिबल, ताकि जो जो आती जाए तो आप उसको टिक भी करते जाए और उसको आप इनकॉर्पोरेट भी करते जाएं। उसका उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको दोबारा पूरा सवाल ही देखना पड़ेगा कि कौन सी अमेंडमेंट रहेगी, कौन सी जो है वो एडजस्टमेंट आपने नहीं की। ये इसी तरह जिस तरह फाइनल अकाउंट का सवाल करते हैं, आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप न्यूमेरिक आप वो करते हैं। यहाँ क्या है, आप इनकम आप अब ऑफिसर हैं और आपने बीइंग एन ऑफिसर अपना न्यूमेरिक अपना असेस्ड इनकम करनी है कि उसने इनकम जो डिक्लेयर की है वो हम देख ली। अब उसकी एक्चुअल असेस्ड इनकम क्या होनी चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है अकाउंटिंग डेफिनेशन आपकी जो है इनएडमिसिबल है, वो नहीं मानी जानी, हमने ऐड कर दी, प्रॉफिट में ऐड कर दी। सैलरी पेड टू द अकाउंटेंट, टैक्स नहीं काटा, टैक्सेबल था। आप बेशक क्रॉस चेक दिया है, 8 लाख रुपीज टैक्सेबल है, डिसअलाउ कर दी। असिस्टेंट कैशियर 25,000 जायद सैलरी थी, इन शेप ऑफ कैश पे की है, ये कैश पेमेंट की वजह डिसअलाउ की 3,60,000। इलेक्टेड एक्सपेंस अलाउएबल है जितने मर्जी कैश में हो, इसलिए उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। इनटेंजिबल एक्सपेंस सारे के सारे एक्सपेंस आउट कर दिए, हमने सारे सारे डिसअलाउ कर दिए। सेकंड ट्रीटमेंट हम इसका जाके देखेंगे जब हम अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। परचेज ऑन विच टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड, 2 मिल की परचेज थी और बाकी पे ये यहाँ पे अंडरस्टूड है कि बाकी पे टैक्स काटा है, जमा कराया है, हर चीज प्रॉपर है, तो परचेज का मैक्सिमम 20% डिसअलाउ कर सकते हैं, तो हमने 20% डिसअलाउ कर दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अलाउएबल ही रहने हैं, ट्रैवल फेयर में डाल के किया ना, 1,02,000 कैश पे किया। एनीबॉडी या एक सेकंड प्लीज आप होल्ड कीजिएगा। ये हमने क्या एडजस्टमेंट वाली क्या लिखवाई थी मैंने? ट्रैवलिंग एक्सपेंस एडजस्टमेंट क्या लिखवाई थी? ट्रैवलिंग कन्वेंस आगे नहीं नहीं, एडजस्टमेंट क्या लिखवाई थी? मुगीस आमर, एक मिनट जी। मुगीस अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर मैंने ये बताना था 2 मिलियन का 20% 4 लाख आता है, 8 लाख नहीं।
ठीक है, पहले पहले पीछे है ओके जी। ये क्यूम भाई ने सवाल किया, क्यूम भाई हमने कैलकुलेट ठीक नहीं किया। परचेजेज ऑन विच टैक्स रेट 8 लाख ही बनता है जी। 2 मिलियन का 20%, 4 लाख बनता है। 4 लाख है सर। क्या हो गया? ठीक, ओके सर, थैंक यू। ये ठीक कर ले जी। 2 मिलियन था ना? हाँ। अब बेटा मुगीस, एक मिनट जरा चेक कर, एडजस्टमेंट क्या लिखवाई थी यार? कोई एडजस्टमेंट साहब मेरे बोल दे। मुगीस यहाँ पे ये एक्चुअली 4 मिलियन था, और ये इधर 4 मिलियन लिखा, 4 मिलियन था जी। मुगीस साहब मेरे को दोबारा इन करे ना उसका तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुगीस। ओके सर, आ गई ठीक समझ। है, हाँ जी। यस। हाँ, ओके। वो इधर गलत लिखा गया है। अच्छा, ट्रैवलिंग ठीक है। एक्सपेंस की एडजस्टमेंट क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट थी कोई कि नहीं थी? पेड इन कैश डिसल होना था। एक मिनट, वो एडजस्टमेंट दिखाएं मुझे जरा, जस्ट एक मिनट जरा ऊपर। अच्छा जी, ये ट्रैवलिंग फेयर मैंने ये लिखवाई थी कि 1,02,000 जो है वो डिसअलाउड होनी है। वो बेसिकली 50,000 से ज्यादा का एक्सपेंस था, तो 50,000 से ज्यादा का एक्सपेंस हमने, अच्छा वो ट्रैवल फेयर है, ये को किराया है। ये तो एक ट्रैवलिंग कन्वेंस का एक लेजर था जिसमें हमने कोई पेमेंट की है। आप इसको, अब मैंने इसको इसी एंगल से लिखवाया था कि जनाब ये 1 लाख जो है, 1,02,000 जो है वो आपका डिसअलाउड है। 50,000 के साथ वो हमने वो जो पड़ी हुई है कि जनाब 50,000 से ज्यादा का एक्सपेंस है, तो वो आपको डिसलो होना है अगर आपने इन शेप ऑफ कैश पे किया है। इसको आप बार डिसलो कर दें। फर्नीचर फिक्सचर एक्सपेंस आउट किया हुआ था, ये डिसलो हो गया जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूएसए पाकिस्तान में अलाउेबल है, तो आउट ऑफ कंट्री अलाउेबल नहीं है, ये हमने ये भी डिसअलाउड कर दी। रेंट ऑन विच टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड, टैक्स काट लिया लेकिन जमा नहीं करवाया, वो भी डिसअलाउ कर दिया जी। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, इसका मुझे टैक्स क्रेडिट मिलना है, इसलिए यहां मैंने डिसअलाउ कर दिया। एजुकेशन एक्सपेंसेस वैसे पर्सनल है, इसलिए डिसअलाउ कर दिए। पेनल्टी, गवर्नमेंट की पेनल्टी है, ये ज्यूम हम करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की पेनल्टी है, वो हमने डिसअलाउ कर दी। एडवांस टैक्स मेरी फाइनल टैक्सेबिलिटी में से जाके एडजस्ट होना है, वो भी डिसअलाउ कर दिया। पिछले सालों का टैक्स था, आपको पता है वो भी एक्सपेंस नहीं मिलना, वो भी डिसअलाउ कर दिया। कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वो भी डिसअलाउ होना है क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड है। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स वो भी डिसअलाउ होने हैं, और बैड डेट्स की प्रीवी भी डिसअलाउ होनी है। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो वो बोले जी। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन इंक्लूडिंग यू? एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? तला बुखारी जी बेटा। जी तला। अस्सलाम सर। वासलाम। सर चैरिटी चैरिटी डिसअलाउ नहीं होगी सर? चैरिटी डिसअलाउ होगी? सर नहीं की देखिए हुई, नहीं लेकिन नहीं की हुई। चैरिटी वैसे अलग लिखवाई थी मैंने ना। जी सर लेवल खोई सर। हाँ, तो चैरिटी भी सर डिसअलाउ करो यहाँ से, बिल्कुल यस करो। सर बिल्कुल बिल्कुल आप सर ठीक वो कह की रहे हो। हुई। अच्छा सर ये एक और क्वेश्चन सर, ये प्री कमेंसमेंट में सर हमने एक कंडीशन कैप नहीं पढ़ा सर, कैप नहीं लगाना सर इसको 20% का सर? हाँ जी, ये डिसअलाउ कर दिए सारे फ्रीक में। अभी आगे चलते हैं ना, पहले चैरिटी भी डिसअलाउ करें। चैरिटी कितनी है जी? जी चैरिटी सर 50,000 50,000 50,000 की, ये भी डिसअलाउ करें जी, बिल्कुल ठीक है, डिसअलाउ नहीं है। सर और कमेंट प्री
प्री कमेंसमेंट सारी डिसलॉ कर दिया ना पहले हमने। अच्छा सर, पहले सारा डिसलॉ करना है, ठीक पहले है सारा डिसलॉ करना है, प्री ओके कमेंसमेंट हो गया, फीचर पहले सारा डिसलॉ करना है। ठीक हो गया सर, ठीक है, थैंक यू सर। अब ये देखें, अब यहाँ पे क्या है जी, ये दोबारा लिखें जी आप लोग, 6204,000 ले जी। ये अब आपका, अब आगे चलते हैं हम, इसके पीछे है, पहले दोबारा पीछे आइए। यहाँ पे किसी और का सवाल तो वो बोले जी, चैरिटी भी डिसल होनी है, किसी और का सवाल है तो वो बोले, सब सोए हुए हैं। आगे चलें जी। अच्छा जी, अब आ जाइए इन एडमिसिबल, अब एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स। एडमिसिबल एक्सपेंडिचर में टैक्स डेफिसिट हमने अलाउ करनी है, बिल्कुल अलाउ करनी है, हमने अलाउ कर दी। अब मशीनरी के ऊपर आपको पहले इनिशियल लॉस मिलना है और फिर आपको नॉर्मल डेफिसिट मिलनी है। पहले इनिशियल मशीनरी कितनी की थी जी, नई मशीनरी? सिर्फ 3 लाख की। एनी अदर पर्सन जी, नई मशीनरी कितने की थी जी? 3 मिलियन की थी जी। अच्छा जी, ये जी या 3 मिलियन आना है। क्यूम भाई जरा छुट्टियों से आए हैं, आई कैप का पेपर दे के, ऐसे उनके अंडे ठीक नहीं है। अच्छा है, 3 मिलियन, 3 मिलियन का पहले 25% उसकी इनिशियल डेफिनेशन कैलकुलेट की, फिर उसकी नॉर्मल डेफिनेशन हमने 15% कैलकुलेट की, उसका 15% कर दिया, और ये उसकी नॉर्मल डेफिनेशन, ये भी आपका अलाउएबल होना है। उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल आ जाए, तो अमोर्टाइजेशन हमने वहां डिसलो कर दी है, और यहाँ नंबर ऑफ डेज के हिसाब से हमने उसकी 2 मिलियन अच्छा 4 साल का था, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 218 डिवाइड, ये उसके डेज भरे, और ये हमने उसकी अमोर्टाइजेशन अलाउ कर दी। उसके बाद डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हमने अलाउ करना है, जो फर्नीचर फिक्सचर वहां डिसलो किया था, फर्नीचर वहां डिसलो किया, तो यह डेप्रिसिएशन जो मिलनी थी 3 लाख मल्टीप्लाई 15%, उसका 50%, वो मेरा 22,500 बना। डिविडेंड इनकम मेरा सेपरेट ब्लॉक में जाना है, तो इसलिए यहाँ से बिजनेस इनकम में से निकल जाना है। प्रॉफिट डेट मेरा सेपरेट ब्लॉक में जाना है, तो यहाँ मेरा बिजनेस इनकम में से निकल जाना है, और प्री कमर्शियल एक्सपेंडिचर का 20% मैंने अलाउ कर देना है। ये पहले मैं निकालूंगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब ये मेरी इनकम बिजनेस कितनी आएगी, तो कैलकुलेट कर दे जी। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? और ये सवाल आप खुद ही करेंगे, इसे सवाल ठीक करके मैंने व्हाट्सएप नहीं करना ग्रुप में, इसलिए सो रहे हैं सारे कि जी सवाल आ जाना। कितना जी? 1137,120, नहीं गलत है। ले जी, ये क्यों भाई दोबारा बताया, 10,780 120 आया है। अब लोन रिसीव्ड इन शेप ऑफ कैश किया है, वो इनकम हम अदर सोर्स में ट्रीट होता है, वो ऐड हो जाएगा 5 लाख, और फिर ये आपका ये आंसर भी आपका गलत हो गया। ये अब आप इसको ठीक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, हमने सवाल का बेसिक कंसेप्ट चलना है। यहाँ पे फिर हमने उसका पहले टैक्स निकालना है, अल्टीमेटली टैक्स भी गलत हो गया, और टैक्स क्रेडिट भी गलत से हो गया, और आखिर में जाके ये एडवांस टैक्स, ये आपका यहाँ से थोड़ी बहुत गलती होगी, वो आप ठीक कीजिएगा, खुद ठीक कीजिएगा, अपने हाथ से ठीक कीजिएगा, अगर आपको अल्लाह तौफीक दे, और आखिर पे आप एडवांस टैक्स 2021 का वो लेस कर दे, और बैलेंस टैक्स पेएबल आएगा। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? अब आज सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक में हमने देखा कि उसने घर बेचा हुआ है, जो कि उसका जो उसने अपना इनहेरिटेंस मिला था, वो हमने उसकी 6 माइनस 3.5, उसका 50% गेन है, वो टैक्सेबल है, रेट लगा दिया, और हमने उसका टैक्स लगा दिया। डिविडेंड इनकम 1 लाख है, 15,000 है, उतना कटा हुआ है। प्रॉफिट डेट पे 10% कटा हुआ है, बाकी पेएबल आ गया 5% जो है। अब ये देखा, ये टैक्स पेएबल ये भी गलत है, फिर ये 50,000 यहाँ पे आना है। ये जरा क्यूम भाई जरा
तबीयत ठीक नहीं है, बेगम से उनको जाड़े बहुत पड़ी हैं, तो इसलिए वो सवाल कर रहे थे, तो ये भी ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे बेसिकली 50,000 आना है। कोई बात नहीं, परेशान ना हो, आपको भी 5-5, 6-6 साल बाद जाड़े पड़ना शुरू हो जाएंगी। ऐसे होता है, फिर क्या टेंशन भी लेते हो। कोई बात नहीं, ये रूटीन मैटर है। और ये आपका बैलेंस पेपर आ गया। दिस इज अ क्वेश्चन जी। एनी किसी को अब यहाँ पे कोई सवाल है वो बोले जी। ये मैंने बेसिक पहला सवाल आपको करवा दिया जी। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? अबूजर आसिफ, अबूजर आसिफ जी, अबूजर। सर ये जो आपने उससे ट्रैवलिंग अलाउंस डिसअलाउ की है सर, वो तो हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं ट्रैवल फेयर की? वो बस वो एक्चुअली मैंने इसको इस एंगल में लिखवाया था। मैं इसको यहाँ पे आप लिख देंगे नॉट रिज्यूम एट ट्रैवल फेयर। ट्रैवलिंग करने इसके हेड में बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। जी अगर स्पेसिफिकली ट्रैवल फेयर लिखा रहता फिर ये अलाउड रहना था, लेकिन जब ट्रैवलिंग कन्वेंस का लेजर है तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। जी। ठीक है, और खाली वो सर फेयर मैंने नहीं रहता ट्रैवलिंग में, खाली ट्रैवल फेयर नहीं रहता। अगर स्पेसिफिक ट्रैवल फेयर लिखा, इस तरह का कोई अगर सवाल आ जाए तो आप नीचे अजम्पशन दे दें कि अज्यूम्ड एज ट्रैवल फेयर, आप उसको एग्जाम्प्ट कर दें तो आपका सवाल ठीक होगा। जी। और सर मैंने जैसे क्वेश्चन किया था वो फॉर्मेट सही है, बता दें जरा कि जी मैंने पहले ग्रॉस इनकम लिखी। मैंने कहा जैसे मैंने क्वेश्चन किया था वो फॉर्मेट सही है कि इसका आप, मैंने पहले उसकी ग्रॉस इनकम लिखी थी, नहीं, ये ग्रॉस फॉर्मेट प्रॉफिट, ये वाला जो फॉर्मेट आपने यही फॉलो करना है जो आपको बना के दिया है। उसके बाद मैंने सारे डिसअलाउ कर दिए, फिर जो जो अलाउ होते थे मैंने अलाउ करके उसके नेट प्रॉफिट तो निकाले। मैं ये नहीं सही? तो नहीं तो मैंने ग्रॉस इनकम कौन सी लिख लिया आपने पहले? सर वो जो 20 मिलियन आई थी, 19 मिलियन। नहीं 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 नहीं, जो ये फॉर्मेट है वैसे चल रहा है आपने। ठीक है ठीक है, सर। शावेज अली जी, शावेज। मैंने पूछना था, ये जो फर्नीचर फिटिंग वाला आपने 50% लिया है, तो इसमें एंट्री में तो नहीं उसने बताया था कि ये परचेज किया है आपने हाँ, फर्स्ट ईयर? तो फिर क्या हुआ? फर्नीचर फिक्सचर पे नहीं, जब उसने उसको फर्नीचर फिक्सचर एक्सपेंस डाल दिया पहले साल, तो उसका क्या मतलब है? डेप्थ नहीं, डिसलो आपने कर दिया तो डेप्थ नहीं मिलनी। सर ये ये कैसे कॉमन पता सेंस की लगेगा बात थी ना बेटा। ये पहले साल है? पुत्र पहला साल है, फर्नीचर फिक्सचर एक्सपेंस डाला पहला साल है, तो इसका मतलब फर्नीचर फिक्सचर का पहला साल ही हुआ जब उसने एक्सपेंस डाला। तो ठीक है सर, यस। और बेटा जब एक्सपेंस डाला तो इसका मतलब फर्नीचर फिक्सचर उसी साल खरीदा, उस साल अकाउंटेंट आपकी तरह का था। ठीक है, उसने एक्सपेंस कर दिया, हमने डिसलो कर दिया, तो उसकी डेप्थ तो मिलनी है ना। ठीक है सर, यस। ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन जी? और गर्ल्स, और सब सोई हुई है गर्ल्स। गर्ल्स में से किसी का कोई सवाल नहीं है? एनीबॉडी हैव एनी? हमजा, हाँ जी हमजा। सर ये आपने ट्रैवलिंग कन्वेंस जो है वो डिसअलाउ की है, वो किस प्रोविजन के तहत की है? वो काइंडली प्रोविजन बता दें बस। वो 50,000 वाली कि 2.5 लाख से ऊपर लेजर अकाउंट और 50,000 वाली उसके तहत डिसलो किया। सर वो तो 25,000 ही है। 25,000, हाँ 25,000, सॉरी 25,000, सॉरी। तो 1,02,000 का एक्सपेंस है ना, उसके तहत किया। जी सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जो भी आप देखो, ये हमजा ने सवाल किया है, जो भी कोई डिसअलाउ होना है, कोई भी अलाउ होना है, कानून की परवीन के मुताबिक होना है। पर्सनल एक्सपेंस अलाउड नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, और वो तमाम एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है जो ला कानून ने लिख के दे दी है कंडीशन के साथ। चलें जी, अब हम एक सवाल आज हमने कर लिया है। अब हम जो रहता था वो देखते हैं। वो हमारा जो रहता था वो नोट्स चाहिए जी जरा। अब हम नोट्स में वो हमारी 2-3 छोटी छोटी चीजें रहती थी, हम वो देख लें, और फिर हमारा जो है वो ये चैप्टर कंक्लूजन आएगा, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। और आपका मंडे को टेस्ट है। तमाम हजरा खवातीन और हजरात, आपका 2 बजे रखा था, 1 बजे रखा, तो 2 बजे कर देते हैं।
खवातीन हज़रात, आपका इनकम टैक्स का टेस्ट है 2 बजे और मंगल को वो बच्चा क्लास नहीं पढ़ेगा जो टेस्ट अपलोड नहीं करेगा। ट्यूसडे को क्यूम भाई वो बच्चा क्लास नहीं पढ़ेगा जो टेस्ट नहीं देगा। 3 आपके हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हाँ जी अहमद जमाल। जी अहमद सर 2-2:30 तो दूसरी क्लास है अकाउंटिंग की। कौन सी अकाउंटिंग क्लास है यार? जुनेद की। तू हाल इंटरव्यू पढ़ने है? यस सर। वो चल 3 बजे टेस्ट कर लेंगे हम, फिर क्या है, हमें कौन सा फर्क पड़ता है। तो जुम्मे 3 बजे कर देगा, 1:30 से 2:30 जैसे क्लास है 3 बजे कर दे, ठीक है जी। आगे भी सर क्लासेस है इसी टाइम पे सर, रख लें जो नहीं, क्लास इसका आगे टाइम होता है। आगे कौन सी क्लासेस है? इको की। नहीं तुम पढ़ क्या रहे हो, कभी नीचे कभी ऊपर। लो बस एक ही है, और तो कोई बच्चा इकोनॉमिक्स वाला नहीं है, कोई भी नहीं इकोनॉमिक्स वाला। और अहमद जमाल तुम कोई बात नहीं, तुम लेट अपलोड कर देना, ठीक है सर। ठीक है ना। 2 बजे 2:30 बजे। अच्छा इंट्रो आप में से कोई पढ़ता है जी? आप में से कोई इंट्रो पढ़ता है? शोएब बाजवा, लो ठीक है जी, ठीक है 3 बजे होगा जी, 3 बजे टेस्ट होगा जी। और अगर कोई इकोनॉमिक्स अहमद जमाल अकेले ही पढ़ता है, अहमद जमाल लेट अपलोड कर देना। आयशा यूनुस क्या कहती है जी? ये भी इसकी आंख खुल गई। जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो क्लास लेट, वो टेस्ट लेट अपलोड कर दे, कोई बात नहीं। चलें जी, 2 ही पढ़ते हैं मेरे हिसाब से, आयशा यूनुस और अहमद जमाल है, बाकी ना किताब तो नकल मार मार के करी जाना के जी। चलें जी आगे चलें जी। कॉस्ट अब हम पढ़ते हैं जी, हमने पढ़ना है नहीं, पीछे है ना एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शन में से हमने सिर्फ अभी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल पढ़ा था। एसेट्स गिवन ऑन लीज बाय लीजिंग कंपनी, ये हमने पढ़ना है। अच्छा एसेट्स गिवन ऑन लीज बाय द लीजिंग कंपनी, ये जरा समझ लीजिए अब जरा, प्लेन पेज पे आओ जी, मैं अब ये समझाने लगा जी। पीछे 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 ये समझाने लगा। फिर 3 और 4 कट, ये बाद में समझाऊंगा जी, ये और ये बाद में समझाऊंगा, पहले अब ये एसेट गिवन ऑन। लो जी हमारी फिर लड़ाई होने लगी है जी, पेज करें जी। लड़ाई किसी अकाउंटिंग वालों से। अच्छा जी कौन सा स्टैंडर्ड आपका? 16। अच्छा जी आपका जो जनाब अभी आपने पता नहीं मेरा हाल नहीं पढ़ा, IFRS 16 है और उसमें जी है कोई एसेट्स लीज करते हैं, आप एसेट लीज करते हैं जी चलो एसेट लीज आउट करते हैं जी। अच्छा आपको जो वो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि लीज है 2 तरह की, एक है आपकी फाइनेंस लीज, ये मुझे थोड़ा बहुत याद है, क्यों भाई जहां गलती हो मैं बताएं क्योंकि ये अकाउंटिंग है मुझे। और दूसरी है आपकी ऑपरेटिंग लीज। अब टैक्स को जरा वक्त तौर पे भूल जाएं, हम टैक्स नहीं पढ़े, हमने स्टैंडर्ड थोड़ा सा पढ़ रहे हैं जी। 2 लीज हैं आपकी, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। लीज होता क्या पहले ये समझें। लीज ये होता है कि आपके पास एक मशीनरी है, आपने इसके लिए फाइनेंस लेना है, आप वो मशीनरी किसी बैंक को बेच देते हैं, बैंक को आप सेल कर देते हैं और मशीनरी की कोई ना कोई वैल्यूएशन, जैसे अब गाड़ियां भी लीज पे होती हैं, ठीक है, हम वो गाड़ियों की बात नहीं करते, हम सिर्फ मशीनरी की बात करते हैं कि जी मशीनरी आपकी जी से 20 मिलियन की जो मशीनरी है वो हमने लीज कर दी बैंक को, और 20 मिलियन उसने किसको दे दिया? टैक्स पेयर को दे दिया, टैक्स पेयर को दे दिया सर 20 मिलियन। मशीनरी कौन इस्तेमाल कर रहा है? भाई टैक्स पेयर इस्तेमाल कर रहा है। क्या बैंक मशीन उठा के ले गया? नहीं, मशीन वो बैंक मशीन वहीं पड़ी है। वो कहता है जी मुझे इसके साथ फाइनेंस देते हैं, उन्होंने कहा मशीन की वैल्यूएशन 20 मिलियन है, अब आप इसकी मुझे
ये 20 मिलियन मैंने समझे खरीद लिया, एसेट आप इस्तेमाल कर लें, और इस एसेट का मुझे आप किराया इंस्टॉलमेंट की सूरत में देते जाएं। इस मशीन का मैं आपको सादा अल्फाज में समझा रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड के अल्फाज में मैं नहीं समझा रहा। वो कहता है जनाब इस मशीन का मुझे किराया देते जाए। अब जनाब ये 20 मिलियन होगा, ये जब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 20 मिलियन थी, तो क्या बैंक 20 मिलियन लेगा? नहीं, बैंक 20 मिलियन नहीं लेगा। अज्यूम कर लें बैंक ने ले लिया 28 मिलियन, और बैंक कहता है कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दें, मुझे कोई डाउन पेमेंट भी करें। अच्छा, वो कहता जी कि जी हमारी जो डाउन पेमेंट थी वो थी जी 2 मिलियन की, बाकी को मोटाइज करते हैं ना। अच्छा जी, ये आपकी उन्होंने कहा जी कि आखिर पे जो सारी जब आप किस्त दे देंगे तो आपकी गारंटी रेजिडेंट वैल्यू ये 2 मिलियन बचेगी। आपका एक तरह से आप ये समझ लें सिक्योरिटी डिपॉजिट है। मैं थोड़ी सी आपको टैक्स के हिसाब से समझाना चाहता हूं कि जनाब जब ये और लीज थी फॉर अज्यूम कर लें फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स में अब बैंक आपसे साथ क्या करता है, आपके साथ करता है कि वो कहता है जनाब 36 इंस्टॉलमेंट्स में आप देंगे मुझे पैसे वापस, 36 इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस करने हैं। और जब 36 इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस कर देंगे तो ये वाला एसेट जो है वो मैं आपको वापस दे दूंगा। अब टाइटल किसके पास चला गया? वक्ती तौर पे टाइटल चला गया बैंक के पास, लेकिन मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइटल किसके पास है? बैंक के पास। अच्छा, 36 इंस्टॉलमेंट में जब वो पैसे आपने वापस करने हैं तो बैंक आपका रीपेमेंट शेड्यूल बनाता है, रीपेमेंट स्केड्यूल। रीपेमेंट स्केड्यूल में आपकी जो इंस्टॉलमेंट 1 है वो ये कहता है कि हम ये कह लें कि जी 8 लाख जो है होगा वो आप प्रिंसिपल में से वापस करेंगे, और 2 लाख रुपया आपका से अज्यूम कर लें, बल्कि ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा, टच क्यों नहीं हो रही है? ये 8 लाख बताओ। अच्छा, ये 6 लाख रुपया आपने प्रिंसिपल में से वापस करना है, और 2 लाख रुपया आपका मार्कअप है। ये अभी सिर्फ फाइनेंस लीज की बात हो रही है। अच्छा, इसको ये पहली इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद इससे दूसरी इंस्टॉलमेंट है जी। दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो कहता है अच्छा जी 5 लाख प्रिंसिपल में से वापस होना है, और से 1,70,000 मार्कअप आपका जाना है। इस तरह आपकी 36 जो है वो इंस्टॉलमेंट्स का स्केड्यूल बन जाता है। अच्छा, फाइनेंस लीज क्या कहती है? स्टैंडर्ड क्या कहता है फाइनेंस लीज कि भाईजान आपने एसेट्स अकाउंट फर करना है, एसेट सब्जेक्ट टू फाइनेंस लीज, subject to asset subject to finance lease, to liabilities against asset subject to finance lease। एंट्री आप ये डालते हैं, आप एसेट भी कॉन्फर करते हैं, फाइनेंस लीज की बात कर रहा हूं, और आप लायबिलिटी भी कॉन्फर करते हैं। 28 मिलियन से मैंने रेजिडेंट वैल्यू रखनी है ना।
अच्छा जी, ये मेरा आ गया जी 20 मिलियन, क्योंकि मशीन तो 20 मिलियन की थी ना, बाकी तो मार्कअप था। अब अगली बात वो कहता है कि डेप्रिसिएशन भी आप क्लेम करनी है आपने, डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट्स। उसके बाद जी डेप्रिसिएशन लीज एसेट्स आ गया, टू एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन से अकाउंटिंग वालों ने कहा हुआ कि डेप्रिसिएशन के ऊपर 15% चार्ज करनी है। 15% कितना बना जी, बल्कि 10% चार्ज करनी है जी, 2 मिलियन। अच्छा, ये अकाउंटिंग वाले काम कर रहे हैं, ये अभी टैक्स वाला, कोई टैक्स वाले काम नहीं कर रहे जी। 2 एंट्रीज आ गई है आपकी। नीचे आए, थोड़ा सा उसको एंट्री दिखानी है मैंने बच्चों को। ये दो, ये पहली एंट्री हो गई, ये दूसरी एंट्री हो गई। फिर आप जब मार्कअप पे करते हैं तो आप मार्कअप एक्सपेंस भी है आपका, मार्कअप एक्सपेंस टू बैंक। कोई आपने मार्कअप में कितना पे रखा जी, 2 लाख रुपया। पहली इंस्टॉलमेंट आप जब बैंक को देते हैं तो आप साथ लायबिलिटी भी ज़ाहिर आपने पे करनी है, वो वाली आपकी लायबिलिटी भी डेबिट। वैसे मुझे इकट्ठी एंट्री लिख देनी चाहिए थी, लायबिलिटी टू बैंक। प्रिंसिपल में से कितना लेस हुआ, 6 लाख। ये जब मैंने पहली किस्त दी तो मैंने बेसिकली बैंक को कितना दिया, 8 लाख रुपया, जिसमें 2 लाख रुपए में मार्कअप था और 6 लाख मेरा लायबिलिटी में से लेस हो गया था। ये एंट्री सी फाइनेंस लीज की, ये एंट्री सी फाइनेंस लीज की। ये एंट्रीज करते हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक। अच्छा, अगर यही ऑपरेटिंग लीज होती, अज्यूम कर लें, अगर यही ऑपरेटिंग लीज होती फिर क्या होना था, एसेट्स शैल नॉट बी अकाउंटेड फॉर। कोई एसेट अकाउंट फॉर नहीं करना, नो लायबिलिटी विल बी अकाउंटेड फॉर। नो डेप्रिसिएशन, जाहिर जब एसेट अकाउंट फॉर नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन भी कोई नहीं। लॉ कहता है आपने ऑपरेटिंग लीज में सिर्फ एक ही एंट्री करनी है, ऊपर की सारे का सारा लीज रेंटल। वो लॉ कहता है कि आप बेसिकली एसेट इस्तेमाल करने का किराया दे रहे हैं, लीज रेंटल टू बैंक, टोटल अमाउंट 8 लाख से ना। एसेट आपका, एसेट किसका है, लीजिंग कंपनी का है, आपका एसेट ही नहीं है। आपने उसके केस लोन ले लिया और उस ऐसे इस्तेमाल करने का किराया दे रहे हैं। दिस इज डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंस लीज एंड द ऑपरेटिंग लीज। अब आइए टैक्स के ऊपर। टैक्स में जनाब कानून कहता है जी, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस लीज, छुट्टी। वो कहता स्टैंडर्ड, जो कहता झूठ बोलता है, वो स्टैंडर्ड को मानता ही नहीं टैक्स वाले। टैक्स वाले कहते हैं भाईजान ओनली
only one lease exists and that lease is an operating lease. अब अकाउंटिंग वाले क्या करते हैं? क्या अकाउंटिंग वाले स्टैंडर्ड डेविएट करते हैं? नहीं, अकाउंटिंग वाले स्टैंडर्ड से डेविएट नहीं करते। वो फाइनेंस लीज को फाइनेंस लीज ही डिस्क्लोज करते हैं, वो डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, वो मार्कअप को अलग एक्सपेंस बुक करते हैं। हम फिर क्या करते हैं? जब हमारे पास टैक्स के लिए एंट्री आती है, हम डेप्रिसिएशन डिसअलाउ करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट डिसअलाउ करते हैं, मार्कअप ऑन लीज एसेट डिसअलाउ करते हैं, और टोटल लीज रेंटल अलाउ कर देते हैं 8 लाख। आपने वहां नेट करके काम नहीं करना, पहले आपने मार्कअप भी डिसअलाउ करना है, फिर आपने लीज रेंटल भी, सॉरी प्रिंसिपल जो आपने पे किया हुआ है वो भी आपने डिसअलाउ करना है। आपने खैर वो तो डिसअलाउ होना ही नहीं क्योंकि वो तो अकाउंटिंग वाले एक्सपेंस किए ही नहीं है। आपने डेप्रिसिएशन डिसअलाउ करनी है, डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट डिसअलाउ करनी है, आपने मार्कअप डिसअलाउ करना है, और फिर प्रिंसिपल प्लस मार्कअप जितनी आपने बैंक को पेमेंट किया है, लीज रेंटल पेड विल बी अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर। कहने का मकसद, ये सारा समझाने का मकसद क्या था पीछे, ये एंटीसाइड डालने का मकसद क्या था? देयर इज अ नो कंसेप्ट ऑफ द फाइनेंस लीज इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, but all the accounts, financial statements of a company will be disclosed according to the IFRS law। अब आपका स्टैंडर्ड कहता है 99% लीज आर द फाइनेंस लीज, 1% लीज कोई होगी ऑपरेटिंग होगी। और टैक्स वाले क्या कहते हैं? जनाब 100% लीज आर द फाइनेंस लीज, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ द 100% लीज आर द ऑपरेटिंग लीज and there is a no concept of the finance lease। तो हम बेसिकली करते क्या हैं? जब हम टैक्स की प्रोविजन डालते हैं तो हम फाइनेंस लीज को ऑपरेटिंग लीज में कन्वर्ट कर देते हैं, हम फाइनेंस लीज को ऑपरेटिंग लीज में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि कानून इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है। इनकम टैक्स कहता है मशीनरी का टाइटल आपके पास नहीं है तो आप डेप्रिसिएशन किस चीज की क्लेम कर रहे हैं? टाइटल किसके पास है? लीजिंग कंपनी के पास। अगर किसी ने डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है उस मशीन की, हालांकि मशीन लीजिंग कंपनी भी इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन चूंकि टाइटल उसके पास है तो डेप्रिसिएशन लीजिंग कंपनी इस्तेमाल करेगी क्लेम। सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द फाइनेंस लीज इनटू ऑपरेटिंग लीज। ये अकाउंटिंग वाले सारी की सारी लीज को फाइनेंस लीज ही बनाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है और स्टैंडर्ड को उन्होंने फॉलो करना है, और हमने इनकम टैक्स को फॉलो करना है। हम कहते हैं नहीं भाईजान कोई फाइनेंस लीज नहीं है, वो इनकम टैक्स बड़ा सादा है, वो कहता है जनाब आपका एसेट इस्तेमाल करने का किराया है। 3 साल बाद जब आपकी 36 किस्तें पूरी हो जाएंगी, 3 साल बाद जब आपकी 36 किस्तें पूरी हो जाएंगी, तो जो रेजिडुअल वैल्यू है, जो रेजिडुअल वैल्यू हमने तय की हुई है, ये वाली 2 मिलियन, इस 2 मिलियन की प्राइस पे बैंक जो है वो दोबारा जो है वो टैक्स पेयर को एसेट बेच देता है, बकायदा सेल करता है। किस प्राइस पे? जो आपकी रेजिडुअल गारंटीड वैल्यू आखिर में बची है 2 मिलियन, उस वैल्यू पे अब ये एसेट लीज होल्ड नहीं रहा, अब ये एसेट क्या बन गया? फ्री होल्ड बन गया। अब ये एसेट मेरे पास आ गया और मैं इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करूंगा आपसे? नॉर्मल डेप्रिसिएशन। जब 3 साल बाद जब ये एसेट मुझे ट्रांसफर हुआ, क्योंकि ये एसेट अब सेकंड हैंड बन गया, तो अब मैं इसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। ये यही समझा जाएगा कि ये सेकंड हैंड एसेट मैंने लीजिंग कंपनी से खरीद लिया है। लो जी, अब सवाल बोलो जी। अगर आप जाग रहे हैं तो सवाल आने चाहिए। 2 मिलियन जो हमने गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू तय की थी, जब लीज स्टार्ट हुई थी तो जो हमने गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, गारंटीड रेजिडुअल, कि जब मैं 3 साल बाद ऐसा आपको दूंगा
तो उस वक्त उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी एसेट की, ये पहले तय कर लिया जाता है। जी तल्ला बुखारी, जी तला। तो सर ये जो हम रीपेमेंट करेंगे वो भी डिसअलाउड होगा सर? नहीं, रीपेमेंट तो बेसिकली अकाउंटिंग में डिसअलाउ नहीं हो रहा ना, अकाउंटिंग वाले एक्सपेंस नहीं कर, रीपेमेंट तो लायबिलिटी में से लेस हो रहा है। लायबिलिटी भी लेस हो रहा है, बिल्कुल सर। तो वो जो लायबिलिटी में से लेस हो रहा है, क्या मैंने प्रॉफिट लॉस को चार्ज किया? नहीं, नो सर, ठीक हो गया सर। वो मुझे अलाउ होगा। आप बात समझो, सही वो मुझे सही। अलाउ होगा। जी 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 बिल्कुल सर। मैं डिसअलाउ क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन लीज एसेट नंबर 1, जी सर नंबर 2 बिल्कुल। मार्कअप ऑन दी लीज एसेट, ये डिसअलाउ कर लीज दूंगा। एसेट। जी और सर लेस क्या करूंगा? टोटल लीज रेंटल इंक्लूडिंग मार्कअप। ठीक हो गया सर। ठीक है, वो ठीक कहते हो गया हैं सर। ये जो आप किस्त दे रहे हो ना, ये किस्त 8 लाख रुपए की। जी जी। अच्छा, फाइनेंस लीज वाले कहते हैं इसमें प्रिंसिपल कितना है, मार्कअप कितना है। हम टैक्स वाले क्या कहते हैं? नहीं, वो कहते 8 लाख 8 लाख किया। बात समझे जी जी मेरी? बिल्कुल। जी जी बिल्कुल सर। जी, एनी ठीक है क्वेश्चन, एनी अदर सर। क्वेश्चन? और सर जी ये जो 2 मिलियन की सर ये सेल हुई है सर, इसका थोड़ा प्रोसीजर बता दें बेटा, कैसे, यानी ये। ये जब लीज मेरी तय हुई ना, जब मैंने लीज स्टार्ट की, तो जी मेरे सर। और बैंक के दरमियान एक गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हमने तय कर ली कि 3 साल बाद इसकी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी। जी 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 ठीक ठीक हो गया सर, 3 समझ आ गई साल सर। के बाद इसकी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी। क्या वो उस पर फिर फिर सेल कर वो देंगे? उसी उसी प्राइस में सेल करता है, वो फिर ठीक हो प्राइसिंग गया चेंज होगी। सर। ओके हो गया सर, समझ आ अब वो गया। लीज खत्म हो गई, जी बिल्कुल सर। लीज खत्म होके वो एसेट मेरा हो गया। जी अब बिल्कुल वो सर। एसेट फ्री होल्ड बन गया। बिल्कुल सर। जब एसेट फ्री होल्ड बन गया, जी जी तब मुझे डेफिनेट क्लेम होगी। बिल्कुल सर, ओके हो गया सर। ठीक है, ठीक मोहम्मद है, कासिम। थैंक यू सर। जी कासिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम जी। सर इस पे इनिशियल अलाउंस मिलेगा दो, फिर जो 2 मिलियन नहीं, को 2 मिल इनिशियल उसको कहां से मिलना है? सदके जामा तेरे। और 3 साल बाद एसेट पुराना हो गया। सही सही, ठीक है सर। चंदा एसेट 3 साल जैसे रगड़ रगड़ मारे आगे। ठीक है, ठीक, इनिशियल किस बात का मिलना है फिर? ठीक है। सही हाँ, तुम ये सवाल करो जो कि क्या लीजिंग कंपनी को इनिशियल मिलेगा? यस। सही। डेप्रिसिएशन लीजिंग कंपनी 3 साल डेप्रिसिएशन, इस एसेट डेप्रिसिएशन किसने क्लेम करनी है? किसने क्लेम करनी है? लीजिंग कंपनी ने क्लेम करनी है। लीजिंग कंपनी, सही। ठीक है। ठीक है सर। मुगीस थैंक आमिर, यू। मुगीस आमिर। सही, डेप्रिसिएशन कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे? अकाउंटिंग 28 वाले कर मिलियन रहे पे? हैं, अकाउंटिंग वाले कर रहे हैं, करते रहे जिस पे नहीं, हम हैं। जब हमारे नाम हो जाएगा सर किस रेट पे करेंगे? आखिरी। यस, दो नहीं दो नहीं, मिल किस अमाउंट पे करेंगे? गारंटी रेजिडेंस वैल्यू के ऊपर, 2 मिल के ऊपर ही। ठीक है सर, ये एसेट पूछा। सारा फारग हो गया, अब उसको वो उसकी प्राइस थोड़ी सी रह गई। ठीक है सर, ठीक है। ओके। हाँ जी, किसी और का सवाल तो बोलें जी। जी हाँ जी, उसको रेंटल पे लेंगे। यस, रेंटल पे क्या लेस करना है आपने? प्रिंसिपल प्लस मार्कअप। लॉ कहता है कि टोटल किस्त आप जो दे रहे हैं, टोटल किस्त जो दे रहे हैं आप, वो टोटल एक्सपेंस आपका है। आप देखो ना, सभी सादा जबान समझो। आप ये समझो कि हम एसेट इस्तेमाल करने का किराया दे रहे हैं, किसको? लीजिंग कंपनी को। किराए में क्या शामिल है? प्रिंसिपल भी है और मार्कअप भी है। और अकाउंटिंग डेफिसिट भी अलाउ नहीं करनी। लीजिंग कंपनी के ऊपर अकाउंटिंग डेफिसिट आपको अलाउ नहीं होगी। किसी और का सवाल जी? कोई किसी और का कोई सवाल है तो वो बोले जी। अफसीउर रहमान, जी सी।
सर ये जो 2 मिलियन हमने लीजिंग एग्रीमेंट के अलावा पे करना 3 साल के बाद? नहीं पे नहीं करना, ये पे नहीं करना, ये हमने वैल्यू तय कर लिया आखिर पे। सर जो उसके अंदर ही यानी कि जो हम हाँ जी, उसको ये रेंट पे आखिर करते पे क्या होता है जी, आखिर पे अक्सर क्या होता है जी, 2 मिलियन आखिरी किस्त बनती 2 मिलियन की। अच्छा वो 2 मिलियन वो उसकी सिक्योरिटी के केस एडजस्ट हो गया जी, वही 2 मिलियन के केस में ट्रांसफर हो गया। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर जी। कोई और सवाल जी? हाँ जी, अबू जरा आसिफ। सर आपने कहा कि ये जो लीजिंग कंपनी है ये एसेट के ऊपर इनिशियल अलाउंस क्लेम करेगी। हाँ जी, लेकिन सर उसका तो ये जो उसने एसेट ली है कंपनी से वो तो सेकंड हैंड, यानी कि उसके लिए तो सेकंड सेकंड हैंड हैंड नहीं होता, नई मशीन इंस्टॉल की साथ रिलीज हो गई, तो नई मशीन सारी बैंक के साथ तय करके होती है इंस्टॉल ना। जी सर। हाँ, और लीजिंग कंपनी का सवाल अभी आप मत सोचो, लीजिंग कंपनी आपने सब सीफैप करना है, तो लीजिंग कंपनी का सवाल तब करना है आपने जी सर, ठीक जब एडवांस टैक्सेशन आगे भी आनी है। ठीक है सर। ठीक है, मैं जिस टैक्स के पेपर में पास हुआ था एडवांस टैक्सेशन में, उसमें लीजिंग कंपनी का सवाल आया था। पानी पिला दे यार। चलें जी, कोई और किसी का सवाल तो वो बोले जी। अच्छा, ये 2 छोटी छोटी चीजें रह गई हैं जी, वो डेप्रिसिएबल एसेट्स वाला, तो गाड़ी में पड़ी होगी वो डेप्रिसिएबल एसेट वाला जी। 2 छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, वो मेरा ख्याल है कि मंडे को समझाऊंगा। अब आप जी आप आए जी न्यूमेरिकल्स के ऊपर जी, स्टार्ट पे जहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं जी। ये पहला क्वेश्चन है, इससे पीछे जो एग्जांपल्स हैं। 3 चीजें रह गई हैं जी इसमें मेरी, एक वो मेरा वो एसेट वाला रह गया है, एक मैं एओपी वाला छोड़ के आया हुआ हूं, वो मैंने अभी करवाना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने अभी वो भी करना है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पे आइएगा प्लीज। ये जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 जो है, ये आप सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है, जीपी एक्सपेंसेस है, अदर इनकम है, फाइनेंस कॉस्ट है, नीचे आइएगा जी जरा, उससे आगे नेक्स्ट पेज पे चलें। ये अब आपने जी ये वाला न्यूमेरिकल आपने, दिस इज योर होमवर्क, इसमें आपका इंटेंजिबल कंसेप्ट भी है, आपका कोई कैपिटल का एक्सपेंडिचर्स भी है, आपका इस दफा बड़ी उम्मीद है आपको कि आपको बिजनेस का न्यूमेरिकल आना है, याद रखिएगा इस दफा आपको बड़ी उम्मीद है कि आपको बिजनेस का न्यूमेरिकल आना है। तो ये वाला न्यूमेरिकल आपने करना है, देखना है, पहला और दूसरा, बल्कि नेक्स्ट भी, वैसे तो आपका मंडे को टेस्ट है, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल आपने जो है वो करने हैं, और इसमें कोई सवाल होगा तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे जी। साथ सोल्यूशन दिया गया है, इनिशियल अलाउंस है, कंसेप्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। बिल्कुल इस तरह का न्यूमेरिकल आता है जी, आप उसने आपको दिया होता है प्रॉफिट लॉस, और नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है, वहीं से आपने देखना है कि ऐड कौन सा होना है, लेस कौन सा होना है। इसमें आपकी अकाउंटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अकाउंटिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको पता चलेगा कौन सी इनकम आपने इनकॉर्पोरेट करनी है, कौन सी इनकम आपने इनकॉर्पोरेट नहीं करनी। सो स्टे ब्लेस्ड, मंडे को आपका टेस्ट है जी। मेरा ख्याल है कि हम ट्यूसडे और वेडनेसडे और आई थिंक सो थर्सडे, ये हम 3 चैप्टर खत्म कर देंगे, ये हम चैप्टर दोनों खत्म कर देंगे, 3 दिन और लगेंगे मेरे ख्याल में इसके ऊपर, और 3 दिन के बाद फिर हमारा होगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। यहाँ मैं ये बात बताता चलूं कि जो आपका अगला टेस्ट होगा वो आपका 4 चैप्टर्स का होगा। मेरी मजबूरी है कि ये दोनों चैप्टर इंटरलिंक है, और इसके बाद जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर है वो भी इसके साथ इंटरलिंक है, तो वो भी साथ होगा। तो वो इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है कि हम जो है वो 25 से ओपन कर लेंगे, तो वो आपका टेस्ट जो होगा वो अप्रॉक्सीमेट होगा 25 दिसंबर को हम टेस्ट रख लेंगे, जिस दिन ऑफ होगा 3 घंटे का मैं टेस्ट लेता हूँ, मेजर टेस्ट होगा वो वाला। तो बाकी इंशाल्लाह बाकी हम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज जी, स्टे ब्लेस्ड।